हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अरुण जेटली ने पेश किया मोदी सरकार का पहला आम बजट। टैक्स पर छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर की गई 2.5 लाख। मोदी सरकार ने होम लोन पर भी दी छूट। छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक करने की योजना बना रही है सरकार। मोदी सरकार ने तेल, साबुन, दवाइयां और कंप्यूटर के दाम किए कम। तो सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स होंगे महंगे। बजट में किसानों के अच्छे दिन लाने पर दिया गया ध्यान। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया 500 करोड़ रुपए का फंड। और पुणे में फराश खाना पुलिस स्टेशन के पास बम ब्लास्ट। धमाके में 2 लोग जख्मी। पुणे पुलिस के साथ एटीएस टीम भी जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। हम बात करें बजट 2014-2015 की। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का पिटारा खुल चुका है। इस पिटारे में क्या कुछ मिला है? क्या देश की जनता को सौगात देने की कोशिश की गई है, या एक बार फिर देश की जनता को महंगाई के सामने दो चार होना पड़ेगा? इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव लाने लायक होगा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है सबका साथ सबका विकास सरकार की प्राथमिकता है। बजट से उम्मीद लगाए लोगों को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब वित्त मंत्री ने कहा कि देश को विकास के मार्ग पर लाने में वक्त लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास दर को 7 से 8% के बीच रखने के लक्ष्य पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया है कि पहले की यूपीए सरकार के जरिए फैसला लेने की धीमी गति से संभावनाएं कम होती गईं और पिछले 2 वित्त वर्ष में विकास दर 5% से नीचे बनी रही। बजट की बड़ी बात यह रही कि देश में एफडीआई के दरवाजे खोल दिए गए और इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं भी की गईं। बजट में मदरसों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखाएंगे। Also containing the fiscal deficit, not by raising higher taxes, but both to the average man, citizen, the taxpayer, as also the manufacturing sector, giving a more rational duty structure. Now we tried to follow that course, and I do hope this leads to the expansion of the economy without burdening the common man. या तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी आपने सुना किस तरह से दलील देने की कोशिश करते अब नजर आ रहे हैं। आज आम बजट पेश किया गया और इस आम बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें थीं। अब देखना होगा जो बजट तैयार किया गया ये कितना लोगों को राहत पहुंचाने वाला होगा। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पुष्परंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही समूह कार्यकारी संपादक कुमार राकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। पुष्परंजन जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, इस बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई में जिस राहत की उम्मीद की जा रही थी वो राहत मिलेगी इस बजट में? इस बजट से आप छोटे से किसान से पूछेंगे, इस देश का छोटा किसान, कि उसको क्या फायदे इससे होने वाले हैं जी, तो एकदम वो नाम एक जवाब देगा कि हमें सीधा फायदा कोई ऐसा नहीं मिल रहा है। जो बड़ा काश्तकार है, बड़ा किसान है, उसे इससे फायदे मिलने वाले हैं। उसके बाद एक शहरी आम आदमी या शहरी गरीब से पूछेंगे कि भाई आपको इस बजट से कितना फायदा मिलने वाला है, तो वो छोटा जो शहरी गरीब है उसे एलईडी टेलीविज़न नहीं खरीदना है, उसका सीधा सरोकार है सस्ता खाना कैसे मिल रहा है, उसको सस्ती बिजली या जो चीज़ें हैं उससे अभी ये सीधा सीधा गले उतरने वाली बात नहीं है। अभी वक्त लगेगा। ये सारी तस्वीरें कैसे कॉर्पोरेट, ये बड़े कॉर्पोरेट का बजट है, एफडीआई का बजट है, पीपीपी का बजट है।
कुमार राकेश जी, जिस तरीके से देखा जाए कि ये बजट पेश किया गया है, लोगों की उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई थी। हालांकि गृह मंत्री पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे कि शायद उस तरीके का बजट ना आ पाए जैसे आवाम सोच रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, अगर मैं इसमें एक बिंदु की बात करूं, होम लोन की, तो यहाँ पर इसमें छूट दी गई है, तो क्या माने कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए राहत भरी खबर? देखिए, होम लोन की बात पहले बजट में भी की गई थी, इसके पहले भी कुछ न कुछ राहत की बात आई थी। एक जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय, जो एक नया क्लास है मध्यम वर्गीय के अलावा निम्न मध्यम वर्गीय, उसमें उच्च मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय। तो जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जिनके पास मकान नहीं है, और जो पिछले 15-20 वर्षों से ये पॉलिसी देश में चल रही है, उसमें कितना रियल एस्टेट को लेकर के सरकार ने कुछ फायदे की बात कही है, लेकिन जहाँ तक निम्न मध्यम वर्ग की बात है, वो खास उनको लाभ नहीं मिलने वाला। हालांकि इन्होंने पुष्परंजन जी का कहना है कि एफडीआई और पीपीपी का बजट है, तो आपके पास पैसे तो है नहीं, तो पैसे लाएंगे कहाँ से? तो उसका स्रोत जो है पीपीपी है और एफडीआई है। उससे आप जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सामाजिक संरचना की बात है हमारे देश में, उसमें उनको खुश करने की कोशिश की गई है। और जो उनकी पॉलिसी है हुनरमंद भारत की, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसमें कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई है। लेकिन कहते हैं कि जितना देंगे उतना कम लगता है, तो जितना देंगे उतना कम लगता है, तो कितना चाहिए? अब महिला सुरक्षा को ले, जो अपेक्षित था वो कुछ भी नहीं उसमें, बिल्कुल अपेक्षा के अनुरूप। अब मदरसों के आधुनिकीकरण की बात आपने दे भी दिया, 100 करोड़ दिया। पूरे देश में जो मदरसा है, जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात है, पिछले 2004 में भी एनडीए की सरकार थी, उन्होंने कोशिश की थी कंप्यूटराइजेशन की। उसमें कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो देखने की बात है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात है, उसके बाद आपने एक वुमेन चाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन की बात है, और फिर एक जो उन्होंने अपनी पॉलिसी, जिस पर हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि नामकरण की राजनीति, तो मदन मोहन मालवीय के नाम पे पहली बार की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे उन्होंने जो ग्रामीण विकास और बिजली का जो बनाया है, तो वो एक लगता है कि सरकार की जो अपनी फिलॉसफी है, जो अपना दर्शन है, उस पर कुछ करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए, औसत बजट है, उसमें सोशल सेक्टर को खुश करने की कोशिश की गई है। जो बड़े लोग हैं उनकी खुशी की व्यवस्था भी की गई है। जी, यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में बेहद खास मिल सकता है आम जनता को लेकर, हम यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हर तबके, हर वर्ग के बारे में बात करेंगे कि इसको क्या कुछ मिला है। साथ ही तुलनात्मक समीक्षा भी करेंगे कि 2013 में जब पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया था और आज जब अरुण जेटली ने इस बजट को पेश किया है, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या कुछ अंतर देखने को मिलते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी सहयोगी ने जिस तरह से कुमार राकेश जी बात की थी होम लोन की, एक सपना दिखाने की कोशिश की गई और टाइम की बात भी कही जा रही है कि 2022 तक आशियाना मिलने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि वो गरीब का सपना पूरा कैसे होगा जिसके सिर पर छत नहीं है और 2022 तक मकान देने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि गरीब का सपना पूरा जरूर होगा। 2022 आज 2014 में हम हैं, ये 8 वर्षों की बात है। सरकार 2019 तक की है। उन्होंने एक 2020 की बात थी, डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने एक विजन 2020 बनाया। वो 20 का अलग प्रारूप था, उसको हम लोगों ने देखा भी था, पढ़ा भी था, उनसे डॉक्टर कलाम से भारत के राष्ट्रपति कई बार चर्चा भी हुई। तो उनका 2020 का जो विजन था, ये सरकार ने उसको 2022 कर दिया जी। तो अधिक उस पर कंपैरेटिव स्टडी देखें तो जिस तरह से उदारीकरण का दौर चला है और जिस तरह से एफडीआई आपके पास आएगा, फिर पिछले रियल बजट में $1100 मिलियन की विश्व बैंक से कर्ज लेने की बात कही गई, तो जो पैसा आएगा उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली विधिवत आप खर्च करते हैं और उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी हमको अच्छी बात इसमें ये लगी है कि इन्होंने जो स्किल्ड वाले, जो स्किल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, पहले इस पर कमीशन था, नॉलेज मिशन था, स्किल डेवलपमेंट उन्होंने कारपोरेशन बनाया, लेकिन उस पर जो है खाओ पियो वाली स्थिति थी। वहाँ पे स्किल के नाम पे सर्टिफिकेशन हुआ और पैसे का आना जाना लगा रहा। अब ये लगता है कि जो इन्होंने, भले वो कंस्टिट्यूंसी के नाम पे उन्होंने दिया है वाराणसी को 50 करोड़ रुपए, या टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने की बात कही है, उसमें जो गृह उद्योग है उसको एक सुकून सा मिलेगा। कहा जाए ना कि ओस की बूंद, मतलब सूखे में एक ओस की बूंद भी राहत प्रदान करती है। तो वो उनको जो बुनकर की समस्या थी वाराणसी की, कई वर्षों की थी। उसके अलावा जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या महिला की बात करें या ड्रिंकिंग वाटर को लेकर इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की बात कही है, तो उसमें बैंक कैपिटलाइजेशन किया, बैंक के शेयर
आज तक नहीं हुए थे, पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिर एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी, शिक्षा पे काफ़ी 28,635 करोड़ की बात कही है, और उसमें उन्होंने एक नया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात कही है। तो फिर जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सेलेंस ह्यूमैनिटीज की बात आई है एमपी में। तो अपने अपने राज्यों को इन्होंने फोकस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये किस तरह लाभान्वित हुए हैं। और यदि चुनावी दृष्टिकोण देखें, चुनाव हमारे पास वक्त है, चर्चा हमारी जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के बाद जवाब लेंगे वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी से। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट 2014-2015 की, क्या कुछ सौगात देने की कोशिश की है या फिर एक बार फिर आम जनता को महंगाई की मार झेलनी होगी। इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आजादी के बाद ये पहला बजट है जो आम जनता के लिए बजट है जी। इसके पहले जो बजट आते थे वो ऐसे बजट आते थे कि वो पार्टी हित के लिए होते थे, वो सरकार हित के लिए होते थे, किसी नेता के हित के लिए होते थे। लेकिन पहला बजट आया है जो देश हित का बजट है और आम जनहित का बजट है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो तो निशाना साध रहे हैं कि बजट के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया, झांसा देने की कोशिश की गई। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्षी पार्टियां अच्छे कामों की भी सराहना नहीं करती हैं। उनका काम ही आज हो गया है विरोध। सवाल यहाँ पर दुर्भाग्य। आप चलिए, विपक्षी पार्टियों का काम है, मान लेते हैं आप विपक्ष में थे तो आपने ढेर सारे सवाल उठाए थे, और आज जो विपक्षी पार्टियां अपना काम कर रही हैं वो भी आपने किया, वही दोहरा रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चलिए विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, लेकिन दो अहम मुद्दे थे, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा। आखिर इनके लिए जो आपने बजट पास किया है, क्या आपको वो काफी नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर अगर आप देखिए, आप सोचिए कि 65 साल के कोर को हम सिर्फ 45, क्या 500 करोड़ में आप महंगाई रोक सकते हैं या फिर 100 करोड़ में महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान हो जाएगा? जो बजट है, जो बजट होता है वो किसी भी सरकार का स्केच होता है कि स्केच पर कैसा आप महल खड़ा करना चाहते हैं देश का। तो आज इस स्केच से साबित होता है कि पूरा बजट जो है वो महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है। जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, इस बजट में आप देखिए ना महिलाओं के लिए कितनी स्कीमें हैं। दिनेश जी, इस बजट की 5 अहम बातें आपसे जानना चाह रहा हूं कि 5 वो बातें बता दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हो। पहली चीज तो किसानों को पहली बार जो है, क्योंकि हम बार बार सुनते आते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन पहली बार कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है इस सरकार के द्वारा, चाहे वो किसाई नहीं। लेकिन जो प्रावधान दिनेश जी किया गया उससे फायदा तो बड़े किसानों को होगा, छोटे बेचारे किसान क्या करेंगे? ना ना ना, बड़े किसानों का नहीं। अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो क्या उस कृषि सिंचाई योजना से बड़े किसान वो होंगे जी? आज लेकिन क्या आपको लगता है दिनेश जी, आपको नहीं लग रहा इससे पहले जब यूपीए सरकार में जब बजट पेश होता था तब तमाम सवाल उठाने की कोशिश की जाती थी, आप लोग यही आवाज बुलंद करते थे कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन अब भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है। क्या आपको लगता है किसानों को उचित मूल्य मिल पाता है? दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, वही हम सिर्फ लोगों के दिनेश जी वही अंतर जानने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ आज हम जो है, आज लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ हम दिनेश सिंह जी, आप अंतर की बात कर रहे हैं तो अंतर समझाइए। आप वही अंतर आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो मैं समझा रहा हूँ आपको हम यही तो बार बार कह रहे हैं, आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आपने जो चश्मा लगा रखा है उस चश्मे के रंग को नहीं, हमारा चश्मा भी बदला हुआ है, रंग भी बदला हुआ है। हमारे चश्मे की बात ऐसा बजट है जो विकासोन्मुखी बजट है। आपने क्या किया इस आम बजट में? देश के हित के लिए मैं कह रहा हूँ, आप बच्चों के लीजिए, बच्चों के लिए बजट है, युवाओं के लीजिए, युवाओं के लिए बजट है। आज देश में IIT IIM खोले जा रहे हैं। अगर आप किसी जिले से आती होंगे, निश्चित तौर पर कहीं नहीं कहीं से आप आते होंगे, आप देखिए तो रोजगार कार्यालयों की स्थिति क्या है। दिनेश जी, रोजगार कार्यालय से किसी को रोजगार मिलता है? पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है कि कैसे कैरियर काउंसलिंग के सेंटर बने। दिनेश जी, बुलेट ट्रेन की सवारी कीजिएगा? बुलेट ट्रेन की सवारी कीजिएगा? बुलेट, हम कहते हैं कि जो अपने यहाँ व्यवस्था है, जो हमारी ट्रेन है वो भी अच्छी हो और साथ साथ बुलेट ट्रेन भी इस देश में। दिनेश सिंह जी आ रहे हैं आपके पास। कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी से जवाब लेते हैं। आलोक जी, यहाँ पर मोदी सरकार का पहला आम बजट आ चुका है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना है, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर?
तो देखिए मैम, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कल इकोनॉमिक सर्वे ने इन्होंने जो भी भंडारों के बारे में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत फेवरेबल लिखे हैं, तो हिंदुस्तान के भंडार खाली नहीं है। दूसरा बिंदु में आज जो इनका बजट आया है वो कहीं ना कहीं जो भी हमारी नीतियां थी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ तमाम चीजें लेकर आए हैं। लेकिन इस बजट में जो आज बजट आया है, जिस तरह से इन लोगों ने चुनाव के समय सपने दिखाए थे, पूरी तरह से जन विरोधी बजट है ये। इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से किसानों के हितों की कोई बात नहीं है, मजदूरों का जिक्र तक नहीं है पूरे बजट में, और तमाम वो चीजें की हैं जिसके लिए मोदी सरकार एवं इसके तमाम भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर्स थे। ठीक बात है आलोक जी, दिनेश जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, दो तीन चीजें मैं आंकड़े बता दूं जी। देखिए, आलोक जी जो बात कर रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते अब इस बजट की तारीफ तो करेंगे नहीं। आलोक जी इंसान बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन गलत जगह में नहीं दिनेश जी, दिनेश जी वो विपक्षी पार्टी है लेकिन देश की जनता आपसे जानना चाह रही। दिनेश जी, देश की जनता इस बात का जवाब चाह रही है, आप आश्वस्त कीजिए। निश्चित तौर पे मैं यही कह रहा हूँ, दिसंबर इसके पहले आज जनता को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है कि 65 साल में जो कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया है, चुनाव की बात घोषणाएं करती थी, योजनाओं की घोषणाएं करती थी, अपनी दवा नहीं पहन पाती। एक एक करके यहाँ पर आलोक जी सुन लीजिए, दिनेश जी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मैं यही कह रहा हूँ कि इसके पहले क्या है, आज जनता का भरोसा जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नेताओं से और सरकार से उठ गया है, और उसका कारण और कोई रहा है तो कांग्रेस पार्टी रही है। आज जो योजनाएं लागू जिसकी घोषणा हुई, अगर आप देखिए तो 26% ही उसका इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी रेल बजट आया, 99 योजनाएं इन्होंने घोषित की थी, सिर्फ एक योजना पर काम शुरू हो पाया है। दिनेश जी आप तो दिनेश जी आप बेहतर बता रहे हैं, दिनेश जी आप बेहतर बता रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया वो बेहतर है, वो देश के लिए विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन अरुण जेटली साहब खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी को लेकर। उन्होंने कहा, मैंने भी सुना, उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ 45 दिन और 46 दिन में चीजों को पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक बात है, आप समय लगेगा, लेकिन एजेंडा तो बताइए ना। शुरुआत हमने की है वो अच्छी शुरुआत की है, नहीं वो एजेंडा बताइए। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार किया जा रहा था तब तो ताल ठोक कर कहा जा रहा था कि सत्ता में आते ही हम महंगाई को दूर करेंगे, और सत्ता में आने के बाद अच्छे दिन तो दूर की बात, महंगाई का रोना एक बार फिर लोगों के सर पर मर दिया गया। आते ही रेल किराए बढ़ाते हैं, गैस की कीमतों की बात कही जाती है, हालांकि भले ही उसे रोक दिया गया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, खान पान की चीजें महंगी होती जा रही हैं। कहां है एजेंडा आपका? निश्चित तौर पे कौन कह रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, और हमारे जो विपक्ष के साथ यही जानने की कोशिश की जा रही। दिनेश जी पूरे 10 साल हम लोगों ने सिर्फ एक मांग की कि आप विपक्ष से चर्चा कर लीजिए, ये तैयार नहीं हुए। ये पहली बार इन्होंने मांग किया कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, पहले दिन ही हम सत्र में उसको स्वीकार किया और महंगाई पर चर्चा किए। हम महंगाई पर जो जनता से वादा किए हैं, हम महंगाई पर खड़े उतरेंगे, हम महंगाई इस देश से हटाएंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। चलिए बिल्कुल, वक्त निश्चित तौर पर चाहिए, वक्त आपको मिलना भी चाहिए कि जो चीजें आपकी सरकार चाहती थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये फायदा देश की जनता को पहचानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कीजिए। वक्त आपके पास पूरे 5 साल का है, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अब मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दिनेश जी आप बने रहिएगा, आलोक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे किसानों की, कि किसानों को राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है। इससे क्या बड़े किसानों को फायदा होगा या सिर्फ छोटे किसान भी इसका फायदा उठा पाएंगे? छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम बजट पेश हो चुका है, लोगों की काफी उम्मीद थी, और जैसे ही आम बजट खत्म हुआ, वित्त मंत्री ने पढ़ना बंद किया और उसके बाद विपक्षियों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा इस बजट पर। कुछ ऐसा करेंगे कि अब महंगाई कम होगी, लेकिन इस महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है, और महंगाई को कम करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया है। तो जनता इसमें से क्या निकाले? फिर मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार पिछले 1 महीने में और इस बजट में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने बार बार कहा कि जब तक आप भ्रष्टाचार कम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है।
पुष्परंजन जी, जो केजरीवाल बात कह रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात किसानों के मुद्दे पर कि जिस तरीके से आम बजट पेश किया गया है, यहाँ पर कृषि पर जोर दिया गया है, क्या समझें कि किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं? हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि किसानों के अच्छे दिन आने में बहुत, अभी जैसे मोदी जी ने कहा कि गरीबों को 2022 तक हम मकान देंगे, जी जी, किसानों को भी कह सकते हैं कि 2024 तक आपका भाग्योदय होगा, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, तो आप हमको दूसरा टर्म भी दे दीजिएगा। चलिए बिल्कुल। पुष्परंजन जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। कैसा रहा बजट? देखिए, बजट तो मैं इसकी क्या समझू इस बजट को, आम आदमी के लिए तो कुछ था ही नहीं इस बजट में। वही कांग्रेस की बजट थी, उठा के इन्होंने पेश कर दिया। और देखिए, करप्शन के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, क्योंकि इन दोनों मुद्दों पे कोई एक जनता को समाधान नहीं मिला। जो उम्मीद थी कि महंगाई कम हो जाएगी इस बजट के बाद, तो लोग तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, परेशान है। आपको लग नहीं रहा है कि आप कांग्रेस की बात को दोहरा रहे हैं? क्या उन्हीं से सुन लिया? नहीं, हमने कांग्रेस से नहीं सुना, वो पूरा देश इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है। आज प्याज के दाम जैसे बढ़े हुए हैं, आलू के दाम बढ़े हुए हैं, आज कंट्रोल नहीं है महंगाई पे सरकार का। कुछ ऐसी बातें बताइए कि आम जनता के हित में कैसे नहीं है बजट। मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये याराना पूंजीवाद कांग्रेस लेके आई 1991 में, और आज याराना पूंजीवाद को ये बढ़ा रही है बीजेपी, और कोई काम नहीं कर रहे। और याराना पूंजीवाद ये है कि जो भी बिचौलिए होते हैं उसके शोषक और पोषक सरकार होती है, और सरकार उसको एक तरह से प्रोत्साहन देती है। तो इस बजट में भी यही दिखा कि एफडीआई का विरोध करने वाली भाजपा की सरकार आज एफडीआई से कहती है कि वो रेलवे को आगे बढ़ाएगी। आज किसानों के हित में बहुत कुछ नहीं दिखा है, आम आदमी है उसके थाली में बहुत कुछ नहीं है। मगर एफडीआई की बात तो पिछली सरकार ने भी की थी, आज वही विरोध कर रही है इसका, ये तो खैर नई बात नहीं है इसमें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, हम बार बार योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं पूरा देश जानता है। पूर्व कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा कि 97% योजनाओं के धन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते। उसके बाद ना कांग्रेस ने योजनाओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई बहुत बड़ा काम किया। दुबे जी, यानी कि आम आदमी पार्टी इस बजट से आश्वस्त नहीं है? संदीप जी, आवाज मिल पा रही है? जी सुनिए, आप बोलिए। संदीप जी, क्या बजट से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमें नहीं लगता कि हम नहीं, देश संतुष्ट नहीं है। देश को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार ये बजट नहीं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ शोर शराबा करना जानती है, जब खुद की बारी थी तो सत्ता छोड़कर भाग खड़े हुए। देखिए, कहने के लिए क्या है, क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी एक तरह की पार्टियां, उनको आम आदमी पार्टी से ही खतरा है। क्योंकि हमने एफडीआई का विरोध किया, तो हमने जब दिल्ली में सरकार बनी, नहीं, विरोध तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एफडीआई का किया था, भले ही अब उसका पक्ष लेने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह जी का बयान याद करिए, मोदी जी का बयान जी, पूरी ये लोग तो कतरी और करनी में कितने ज्यादा अंतर है, इस चीज को याद करिए। संदीप जी, कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस और आप पार्टी एक साथ हो गए हैं। जी, क्वेश्चन बोले जी। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आपने हाथ मिला लिया, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं आप, कुछ अलग से बोलिएगा। देखिए, कांग्रेस से हम कभी हाथ में मिलाए थे, न कभी मिलाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग की नीति और नियत आपने सरकार बनाई है उनके सहयोग से, और आप नकार रहे हैं यहाँ पर नेशनल टीवी पर। खिलाफ है, हम इस याराना पूंजीवाद के बराबर ही खिलाफ आप सुनते नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पर नकार रहे हैं कि कांग्रेस का साथ नहीं, कांग्रेस ने तो आपका साथ दिया था, तभी तो आपकी सरकार बनी, क्या भूल गए वो बात? इस मुद्दे पे बात ना करिए, कांग्रेस ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। मुद्दे तो एक साथ जुड़े हुए, क्यों ना करिए इस मुद्दे पर बात? कांग्रेस बिन मांगे आम आदमी लॉबिंग की उसके लिए बिन मांगे नहीं, चाहत तो थी आपकी, अब आप बातों से मुकर रहे हैं, वो अलग बात है। देखिए, बात उस पे नहीं, बात इस बजट पे हो, और जिस स्वदेशी और विदेशी नहीं, भ्रष्टाचार की बात तो आपने भी कही थी, जब दिल्ली में सरकार बनने से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने भी उठाया था, जो केजरीवाल जोर देकर कह रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार पर आपने आवाज उठाई? जब आवाज उठाने की बात आई तो आप भाग गए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीएम की कुर्सी दिखाई दे रही थी। मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। आज इस समय बीजेपी वाली बात न करी, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, जिस यूरिया नीति की बात कर रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी, आज हमारे देश में आपको पता होना चाहिए कि जो विदेशी फॉर्मूले से जो खेती होती है, वो चावल 30 रुपए किलो बिकता है। जो ऑर्गेनिक खेती, जो हमारी परंपरागत कृषि है, उसके चावल जो है 300 रुपए किलो बिकते हैं। आज क्या जरूरत है? आज जरूरत है स्वदेशी जो बाजार है,
स्वदेशी प्रक्रिया जो हमारी पुरानी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया को डेवलप किया जाता, उससे हमारा किसान मजबूत होता, उस कृषि पे ध्यान दिया जाता। चलिए, तो संदीप हमारे जी, आम संदीप लोगों की जी, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं हुआ। संदीप वही जी, हुआ जो कांग्रेस कहती थी और उसका बीजेपी विरोध चलिए करती थी। संदीप जी, टैक्स में राहत तो आपको भी मिल गई, 50,000 का कम से कम थोड़ी राहत मिल गई। देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है बंधु इस देश में, इसको आप क्या कहेंगे मुझे अभी समझ में नहीं आता, मेरे पास इसके शब्द नहीं है। वो पूरा देश समझ रहा है कि जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक आप राहत दीजिए। हर साल नहीं, बीजेपी इस बात को लेकर खुश है संदीप जी, जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर खुश है कि जो बजट पेश किया उन्होंने, इससे पहले इस तरह का बजट कभी पेश नहीं हुआ। मुझे आपको लगता होगा कि इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ये कांग्रेस की हूबहू जो कांग्रेस का बजट है उसको उठा के कांग्रेस इलेक्शन से पहले कहती रही, बीजेपी विरोध करती रही, अब वही काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं। कुमार राकेश जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर संदीप दुबे जी कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप इन बातों से, क्योंकि एकदम नकार रहे हैं इस बजट को। ये संदीप दुबे जी को पहले आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं वो। पहली बात, वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, उनको कोई नैतिक हक नहीं है, ना नैतिक अधिकार है कि स्वदेशी की बात करें, क्योंकि स्वदेशी की बात करने वाले अन्ना हजारों को उन्होंने धोखा दिया, पहली बात। और दूसरी बात, विदेशी चंदे पे चलने वाली पार्टी को ये कतई हक नहीं है कि स्वदेशी की बात करें। रही बात, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, कई इनोवेशन आए हैं, कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं, दूसरी दलों के लोग भी मान रहे हैं कि कुछ नई बातें आई हैं, लेकिन हाँ, जहां जहां फंड ज्यादा होना चाहिए, या महिला सुरक्षा की बात हो या माइनॉरिटीज की बात हो, वहां फंड को नहीं दिया गया। तो इसलिए क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करना, वो बात समझ में आती है, विरोध के लिए विरोध कतई नहीं होना चाहिए। जो सच बात है उसको बोलना चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, और जो गलत बात है वो उसको प्रेज करना चाहिए, चाहे अपना क्यों ना हो। यदि इस नीति पे कोई चले, चाहे संदीप दुबे हो, चाहे बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, तो बात समझ में आती है। संदीप जी से ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। संदीप जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, जब आपकी पार्टी खुद विदेशी चंदे पर निर्भर है, तो स्वदेशी की बात कहां से आप कर रहे हैं? चले, शायद जवाब नहीं है और इसीलिए फोन भी कट गया। पुष्प रंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुष्प रंजन जी, जो बात संदीप दुबे कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के बारे में यही अब धारणा भी लोगों की बनती जा रही है कि सिर्फ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के लिए आवाज बुलंद करना उनका काम रह गया, जब सत्ता चलाने की बात आती है तो मौके से भाग खड़े होते हैं। तो आखिर क्या आपको लगता है कि इस तरह का हक बनता है इन पार्टियों को कि इस तरह से विरोध के स्वर सिर्फ विरोध की खातिर, विरोधी पार्टियां हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं तो कर रहे हैं? दरअसल लगता नहीं कि आम आदमी के पास अपनी कोई विदेश नीति है, कोई आर्थिक नीति है, बस विरोध की नीति है, हिट एंड रन वाली नीति है इनकी जी। तो इनसे वो अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं कि एक ठोस कोई आर्थिक विश्लेषण करें ये, या बताएं कि देश में क्या हो सकता है या किस तरह का बजट होना चाहिए। एक तरह से इनको, या कोई भी दल है जो आलोचना करती है या करता है, कोई दल या कोई पार्टी करती है, तो उसे चाहिए कि एक छाया बजट की तरह वो बताए कि हम अगर होते इनके बदले में। पुष्प रंजन जी, रोकूंगा यहाँ पर आपको। डॉक्टर एमजे खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसा रहा आज का बजट? बजट बहुत सालों में पहली बार इतना बढ़िया बजट आया है, पूरे देश में उत्साह है और स्टॉक मार्केट जो है उसको रिस्पॉन्ड किया है उसी हिसाब से जी। सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जिसमें ग्रोथ होगी जी, तो सारे दूसरे सेक्टर्स में भी ग्रोथ बढ़ेगी जी। जितना डिटेल में स्पेल आउट हुआ है एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स में, अभी पैनल डिस्कशन ऑन एग्रीकल्चर होस्ट कर रहा था, 5 मिनट पहले कंक्लूड करके उठा हूँ। हर एक के सेंटीमेंट जबरदस्त पॉजिटिव हैं, जितनी ज्यादा इनिशिएटिव डाली है जी, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा ओवरऑल इकोनॉमी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी खुश नहीं है आपके बजट से, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर विरोध कर रही हैं कि जिस बजट को लेकर पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी नहीं है इस बजट में। एक्चुअली थोड़ी बहुत जो पूंजी बची है विपक्षी दलों के पास, अगर विरोध न करें तो वो पूंजी भी चली जाएगी जी। इसलिए उनके विरोध में ये देख लो कुछ सत्य तो है कि नहीं, कोई सबिस्तांस है कि नहीं। चले, संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। संदीप जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप उनसे अगर सवाल भी करना चाहते हैं, अगर आपको कहीं पर संदेह हो रहा है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, तो एमजे खान साहब से सवाल कर सकते हैं, आश्वस्त हो जाइए। चाहता हूं कि इस साल जो है मानसून जो है, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने जी, संदीप दुबे ने।
चीज रहनी है, आप ये फोन करके 10 बार उनका कि बजट में कृषि क्षेत्र की आपने पूरी तरह अनदेखी की है। किसानों की आत्महत्याएं होती रही है कांग्रेस के राज में, आप उनको अब अपने राज में कैसे रोकेंगे? आपने किसानों के लिए क्या फ्यूचर प्लान बनाए, कौन सी रणनीति बनाई कि अभी तो सूखा पड़ने वाला है, सूखा से आप कैसे निपटेंगे? इसके लिए बजट में आपने क्यों नहीं प्रावधान किया कोई? तो 500 करोड़ का फंड का प्रावधान किया तो गया है बीजेपी की ओर से आम बजट में। आपको बता दें कि सूखा पड़ना तो सरकार नहीं रोक सकती है, लेकिन सूखे के उपाय क्या हैं उससे निपटने के लिए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इतना दूरगामी और इनोवेटिव इसकी डॉक्टर एमजे खान साहब, एक सवाल आपसे ये है कि जो आपने फंड का प्रावधान किया है किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का, क्या लग रहा है आपको कि समस्याएं इतनी सारी हैं और किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं, परेशानी जो उनके आगे खड़ी है, पहाड़ बनकर परेशानी खड़ी हो, क्या इस बजट में हो जाएगा वो प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट? अनाउंस है कम से कम 15 मद ऐसे हैं, जैसे यही देख लीजिए कि रूरल इंटरनेट इनिशिएटिव जो है टेक्नोलॉजी को कैसे गांव में पहुंचाया जाए, उसी पे 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो तमाम सारे मदों पे अनाउंसमेंट है, ऐसा कोई एक मद ऐसा नहीं जिसको आप 500 करोड़ ले रही है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो बजट का आपने अनाउंसमेंट किया है, ये बजट आप लाएंगे कहां से? विल पावर लीडरशिप की होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो इशू ऐसे क्या नहीं है, इशू है प्राइवेटाइजेशन का कि आप बजट में क्या देना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं खान साहब, यहाँ पर किसानों को नुकसान से बचाने की बात भी की जा रही कि किसानों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया। 500 करोड़ रुपए बाकायदा फंड के तौर पर रखे गए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सरकार का विजन इस तरह का होना चाहिए कि नुकसान की नौबत ही ना आए, फंड के बजाय किसानों को इतनी सहूलियत दी जाए कि पैदावार अच्छी हो, किसान खुशहाल हो, बजाय मुआवजा मिलने के? बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा है, और सबसे बड़ी जरूरत थी कि मार्केट रिफॉर्म्स की। जिस तरीके से मार्केट रिफॉर्म्स किया जाए, तो उससे 3 इनिशिएटिव्स अनाउंस हुई। तो अगर मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स हैं तो एमएसपी जो है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज के हालात में मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जैसा काम कर रहा है जी, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां और ऑपरेटर्स ही नहीं और हायर ही नहीं। तो जब मार्केट रिफॉर्म होगा, जब प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर करेगा, तो एमएसपी का मतलब होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो इसकी जरूरत बड़े लंबे टाइम से थी। जी बिल्कुल। एमजे खान साहब बने रहिए यहाँ पर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे क्योंकि मुद्दा बेहद अहम है। देश की जनता की निगाहें टिकी हुई थी इस आम बजट को लेकर। हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संदीप दुबे भी जुड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद भी ये चर्चा लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुमार राकेश जी, कई और भी अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। एक नामकरण की जो राजनीति है वो हमने देखी है कि अक्सर होती आई है, आखिर कब बंद होगी? क्योंकि इन्हीं नामों के पीछे अक्सर सियासत जमकर होती है। आपने सही कहा कि नामकरण की राजनीति जो होती रही है, पिछली बार यही बीजेपी के लोग या दूसरी पार्टी के लोग ने एक लिस्ट जारी की कि राजीव गांधी के नाम पे 32 योजनाएं, नेहरू जी के नाम पर ये इतनी योजनाएं, और आज फिर उन्होंने वही किया। पंडित मदन मोहन मालवीय को जोड़ा, उनसे किसी को गुरेज नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ा अपनी योजनाओं में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जोड़ा उन्होंने अपनी योजनाओं में। तो जोड़ने की बात, उसमें कहीं किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन जब आप खुद भी वैसे ही कर रहे हैं तो फिर आपको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, कई सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जिस तरीके से नामों पर ये योजनाएं बनाई जाती हैं, और अक्सर अभी आपने देखा होगा कि मनरेगा का मुद्दा उठाया, हालांकि इसमें चर्चा नहीं की गई, कुछ हलचल जरूर चल रही होगी। जरूरी है कि नाम पर योजनाएं बनाई जाएं? जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे आपको कई योजनाएं हैं जिसमें कि नाम नहीं दिया गया है। एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, नाम नहीं है। आप देखें नेशनल एडेप्टेशन फंड है, राष्ट्रीय नाम है, नाम नहीं है। ऐसी कई योजनाएं हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, नाम की जरूरत नहीं है। प्रोटीन रेवोल्यूशन की बात है, उसमें नाम नहीं है। ऐसी कई योजनाएं हैं जहां नाम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन योजनाएं चल रही हैं। तो जरूरत नहीं है कि नाम से काम हो। बात मुद्दे की है। लेकिन एक पॉलिटिकली जो है, यदि राजनीतिक तौर सोचें
तो राजनीति के हिसाब से जो उनके आदर्श पुरुष हैं, जो भी उनके नेता रहे, जो उनके प्रेरक हैं, जो उनके कहीं न कहीं से उनको ऊर्जा मिलती रही है, तो उनको एक श्रद्धा सुमन की बात है। तो फिर आपको राजीव गांधी के नाम पर आपत्ति क्यों? चले बिल्कुल नेहरू जी के नाम पर आपत्ति क्यों? लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे। उपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में। आज जो बजट अरुण जेटली ने पेश किया, उस बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं? उपेंद्र प्रसाद जी हैं वो। हेलो जी उपेंद्र जी। उपेंद्र प्रसाद है। आप मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। ये जो कांग्रेस की जो बजट थी, यूपीए सरकार की जो बजट थी, जी। उसी का एक कंटिन्यूएशन है और थोड़ा बहुत जो बीजारोपण हो गया है नरेंद्र मोदी जो की सरकार जो आगे करने वाली है जी, उसका ऐसे बीजारोपण तो हुआ है, लेकिन ये उपेंद्र प्रसाद जी, क्या आपको ये संतुलित बजट लग रहा है? ये कैसा बजट? संतुलित बजट आपको लग रहा है क्या ये? मैंने कहा कि ये अंतरिम बजट लग रहा है मुझे, दूसरा अंतरिम बजट 8 महीने के लिए। नहीं तो जो वायदे देश की जनता के साथ किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के इंतजार में 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या इस बजट के माध्यम से अच्छे दिन आएंगे आपको लगता है? ये वित्त मंत्री के भी फलता है कि वो जो मेन इशू जो देश के सामने थे, महंगाई, उसको एड्रेस नहीं कर पाए जी, और भ्रष्टाचार, काला धन का जो इशू है उसको भी एड्रेस नहीं कर पाए। किसानों के लिए कुछ खास आपको नजर आता है? हाँ, तो ये जो वित्त मंत्री का जो है इसके मैं विफलता मानता हूँ, ये बजट की भी विफलता है। तो इसलिए उस मामले में यानी लोगों की जो आशाएं थी या जो देश की जो जरूरत थी अभी जी, उसको संतुष्ट करने में सफल नहीं हो पा रहा है बजट। चलिए ठीक बात। पुष्प रंजन जी भी हमारे साथ जो है। पुष्प रंजन जी, आपने दलील सुनी इस बजट को लेकर, क्या कुछ कहा जा रहा है? जो सोच एक है वो अब सामने आ रही है कि इस बजट के माध्यम से जो खास करने की बात कही जा रही थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, उसमें बड़ी तारीफ की उन्होंने एक तरह से हमारे वित्त मंत्री जी ने, गुजरात मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है। तो अब गुजरात मॉडल के छोटा सा नमूना आप देश की जनता को जानना चाहिए कि जब जब दूध की कीमतें बढ़ती हैं वो गुजरात से शुरू होती हैं। अमूल दूध सबसे बड़ा सेंटर वहाँ पर, आनंद, और वहाँ कीमत जब अगर 1 रुपये बढ़ाते हैं तो दिल्ली में उसके ठीक अगले हफ्ते मदर डेयरी उसकी कीमत बढ़ा देती है। इस तरह से धीरे धीरे दूध की कीमतें पूरे देश में बढ़ाने में यही गुजरात मॉडल सबसे आगे रहा है। नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात मॉडल को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है, इसमें कई बातें दोहराई गई हैं। कई बातें दोहराई गई हैं, लेकिन जिस गुजरात मॉडल की तारीफ कर रहे हैं उसके पीछे सीधा सीधा फंड मैनेजर्स हैं। गुजरात जिस तरह से फंड मैनेजर्स को एक्टिव करता है वो सीधा सीधा इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से इन्होंने एफडीआई को जिस 26 से 49% करना, डिफेंस में या फिर इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रैकेट है। जर्मनी या दूसरे देश हैं वो कहाँ किन किन देशों में घुसते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से और सारा पैसा इस देश से बटोर के ले जाते हैं। ये चीजें देश को बहुत बाद में धीरे धीरे पता चलेंगी कि किस तरह से ये सारा खेल हो रहा है। नहीं, आपको इस बजट में ये नजर आ रहा है कि नारा देकर चली थी बीजेपी आगे कि सबका विकास और सबका साथ, कुछ इस तरीके का इसमें कुछ नजर आया या नहीं? नहीं, ये सिर्फ नारे तक ही मामला सीमित रह गया, उससे जमीन पे उतार नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये साफ साफ दिख रहा है। बहुत गहराई से जब हम लोग जाएंगे, हम लोग शेयर बाजार में देखेंगे तो सेंसेक्स में बहुत उछाल देखेंगे। बजट से पहले बड़ी शांति थी, एकदम बिकवाली हो रही थी, उसके बाद आप अचानक देखिए कि उछल रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ इनके लोग हों और ये सारा उछाल देश को भ्रमित करने की। नहीं, जब बजट पढ़ना शुरू किया था वित्त मंत्री ने, तब सेंसेक्स नीचे जा रहा था, गौर कीजिएगा। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके बाद वो उछाल होना शुरू हो गया, है ना। तो लेकिन गांव का जो किसान है वो नहीं उछल रहा था, वहां तक कैमरे हमारे नहीं जा रहे थे। तो धीरे धीरे वो सब उछलना, एक असल में इन्होंने गाजर बांध रखा है देश की जनता के आगे कि आप चलिए 2022 तक, 2024 तक, और फिर आपको उसका लाभ हम प्राप्त करने देंगे। यानी इंतजार की कुल मिलाकर बात। एक और अहम मुद्दा है कुमार राठी जी, इस पर आपसे मैं जवाब जरूर चाहूंगा। अल्पसंख्यकों को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ खास? क्योंकि 125 करोड़ जनता की सरकार की बात कही थी मोदी जी ने, इस सभी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बजट में जो प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए किया गया, क्या आपको लगता है इससे वो संतुष्ट होंगे? जितना किया जाना था उतना कुछ नहीं किया गया। हालांकि मोदी जी ने घोषणा की थी 125 करोड़
जनता जो है और जो देशवासी है उनके प्रधानमंत्री हैं। मगर मायावती ने तारीफ की है। नहीं, तारीफ की है उन्होंने, दलितों के लिए, SC ST के लिए जो फंड दिया गया है उसकी उन्होंने तारीफ की होगी, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ मदरसों के आधुनिकीकरण को दिया गया, जबकि इससे ज्यादा आप यदि तुलना करें 98 से लेकर 2004 में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे और उन्होंने जो काम किए उसके उसी सरकार में जो काम हुए वो कुछ ज्यादा काम हुए, उसी का परिणाम था कि आगे मॉनेटरी अफेयर्स बना करके कांग्रेस ने उसको बढ़ाने की कोशिश की और फिर इसमें उन्होंने एक स्किल ट्रेनिंग की बात कही है। तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, हम आई वाश भी नहीं कह सकते हैं, हालांकि योजनाएं कई भी हो सकती है और शायद उन्होंने अपना पुराना जो नीति है उसको लागू करने की कोशिश की होगी कि सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं, तो हो सकता है उस पर अमल करते उन्होंने सबको साथ माना। लेकिन जहां तक मदरसों की बात थी तो उन्होंने 100 करोड़ दिया कि नहीं भाई आप भी शांत रहो और हम जो आपके लिए कुछ करने की सोचा है, आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं किया। यानी कुल मिलाकर यही कहा जाए कि अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया, लेकिन जिस हिसाब से बजट होना चाहिए था वो बजट नहीं हो पाया। ट्रेनिंग की प्रावधान की गई है, स्किल की बात की गई है। वैसे देखिए बुनकर समाज जो है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादा है, मुसलमान लोग ज्यादा हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में हैं, तो उनको जिस तरह से नरिश करने चलिए, यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है ब्रेक के लिए, चर्चा आगे भी हमारी जारी है। फिलहाल ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है। हम लगातार बात करें बजट 2014-2015 की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अहम बजट आज पेश कर दिया है और क्या कुछ सौगात दी है, इस पर हम लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम किसानों की बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे कि आखिर हर वर्ग को क्या कुछ देने की कोशिश की है। एक और अहम वायदा नरेंद्र मोदी जी का बुलेट ट्रेन की सवारी करवाने का वायदा जरूर किया गया, प्रावधान की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है इतना आसान होगा? एक तरफ बजट का रोना रोया जाता है कि हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो ये सब कुछ संसाधन किस तरह से जुटाए जाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा भी कि जब उस समय बुलेट ट्रेन की जब बात हुई तो कहाँ से पैसा आएगा, तो ये तय हुआ था कि रेलवे अपनी सारी ज़मीनों को धीरे धीरे, मतलब पूरे देश में ज़मीनें लीज पर दी जाएंगी, मॉल बनेंगे, वो तमाम पैसा बुलेट, सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की सवारी के लिए वो सारा पैसा उसमें झोंक दिया जाएगा। बाकी देश के दूसरे हिस्से उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ तेज गति की रेल चलनी चाहिए या बुलेट ट्रेन पर सवारी जो लोग करेंगे उनकी ज़्यादा आवश्यकता है, बजाय ये कि गांव में जो लोग लद के जाते हैं, छोटे कस्बों से बड़े शहरों में लटक के जाते हैं, उसके बारे में नहीं बात। पुष्परंजन जी, माफ कीजिएगा, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। फिलहाल फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनीश दुरानी साहब। अनीश जी, जो आज बीजेपी ने मोदी सरकार ने पहला आम बजट पेश किया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर लेना चाहूंगी मैं। चलिए, आनंद साहू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद जी, इस बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूं। विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं कि बजट के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया, बरगलाने की कोशिश की गई है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो उसने देश की अर्थव्यवस्था को बीमारू करके और देश की जो आर्थिक भंडारण है उसका सत्यानाश करके गई है। उसके बाद भी सरकार ने एक प्रतिबद्धता दोहराई है कि कम से कम 5% जो है आर्थिक विकास होगी और साथ ही मूल जो विषय है, जनता से जुड़े विषयों को ज्यादातर ध्यान दिया है, जिसमें इनकम टैक्स में भी अच्छे एक रिबेट दिया है। चलिए, इसका जवाब भी मैं ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। अनीस दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, जिस तरीके से आज जो आम बजट पेश किया गया, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या सोच रहे हैं आप? अनीस जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही हल्की सी आवाज जी। आज बजट पेश हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं? यार, अच्छे दिन कहाँ से आ सकते हैं? हर चीज पे दाम बढ़ रहे हैं, रेल के किराए से लेके और रोजाना खाने पीने की चीजों तक। कि पुरानी दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है। जी,
अनीश जी, लेकिन इन सब का दोष आपकी सरकार के ऊपर ही मढ़ा जा रहा था, तत्कालीन सरकार पर, कि उनकी जो उन्होंने जो फसल बोई थी उसको काटने का काम अब कर रहे हैं। जरूर करेंगे, क्या कर रहे हैं? महंगाई आप लोगों ने बढ़ाई, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो यूपी के शासनकाल में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार हुआ, अब उसको काबू पाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और वो आदमियों की 2.5 से 3 लाख कर दी, ये इससे कोई मेजर कुछ फायदे लोगों को पहुंचना है? अनीश दुरानी साहब, जो हालात बने हुए हैं उसके लिए बीजेपी आपको ही जिम्मेदार ठहरा रही है कि आपकी ही देन है? नहीं, मैंने तो पहले कहा था, चलिए 1 मिनट फर्ज कर लीजिए कि हम ही जिम्मेदार थे। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो पूरा मचाते थे इसी बात पे, लेकिन ये हो रहा है, दब रहे हैं, और ये अमेरिका से बात नहीं करते, और पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल बेचते हैं, ये सारे इल्जाम लगाते थे। अनीश जी, नियंत्रण तो जो पेट्रो कंपनियां हैं उनसे नियंत्रण तो आपकी सरकार के समय में ही खत्म हो गया था, दोष आप मान रहे हैं जी? जो नियंत्रण पेट्रोल कंपनियों पर था वो तो आपकी सरकार के दौरान ही खत्म हो गया था। मनमर्जी थी, जब चाहो डीजल के दाम बढ़ाओ, जब चाहो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, जब चाहे गैस की कीमतों में इजाफा करो। ये सब आपकी सरकार कर दो, इमीडिएट खत्म कर दो, ऑर्डिनेंस निकलता है, चीज खत्म हो जाती है, चीज बन जाती है। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए ना। तो अगर अब तक सब कुछ गलत हो रहा था। चलिए इसका जवाब देते हैं। बीजेपी के नेता आनंद साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, ये विपक्ष कहने की कोशिश लगातार कर रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। अभी आपने दुरानी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हजम नहीं हो रहा ये आम बजट, कैसे डाइजेस्ट किया जाए? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार राठी जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। विपक्षी पार्टियां तो तमाम आरोप लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि इससे बेहतर तो बजट हो ही नहीं सकता था। इतना भी बेहतर क्या कह सकते हैं आप ये बजट है? नहीं, बीजेपी का जो कहना है, बीजेपी अपने स्तर पे सही है। वो अपने को, जैसे कि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया, तो अपने को कोई बुरा तो बोलता नहीं। जन भागीदारी बढ़ेगी, पीएम का स्टेटमेंट है, एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। जन भागीदारी बढ़ेगी, उसके सारे प्रावधान उन्होंने किए हैं। जन भागीदारी बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति, जो माली हालत कैसे सुधरेगी, उस पे प्रधानमंत्री मौन है और वित्त मंत्री मौन है। लेकिन जो भी उन्होंने, जो उनके पास उपलब्ध था, जैसा कि उपेंद्र प्रसाद जी ने बोला अभी कि एक अंतरिम बजट है, एक्सटेंशन है, 8 महीने के बाद दूसरा बजट आएगा, तो एक तरह से हम अंतरिम बजट मानने के लिए, चूंकि देश को चलाना है, एक आर्थिक व्यवस्था है, एक फॉर्मेट है, एक मॉडल है, उसके बगैर देश चलेगा नहीं। लेकिन उसमें जो भी थोड़ा थोड़ा आपने बेहतर करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश दिख रही है। चलिए, कोशिश दिख रही है। आपके पास लौट रहे कुमार राकेश जी, बीजेपी के नेता आनंद साहू जी फिर से जुड़ गए। आनंद जी, यहाँ पर विपक्ष का लगातार कहना है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता दुरानी साहब भी कह रहे थे कि कैसा बजट पेश कर दिया, हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, समझ से परे है। देखिए, इनको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बर्बाद बजट पेश करते रहे हैं पिछले 10 वर्षों में। पूरा देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। आप देखिए, जो राजकोषीय घाटा है उसको कितना ज्यादा इतना पीछे धकेल दिया है। आनंद जी, सुधारने के लिए आनंद जी, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चलिए माना कि हमारी सरकार में सब चीजें गलत हुई हैं, अब आपकी सरकार है, अब आप तो कुछ बेहतर करिए। नहीं, हम तो कर रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात देखिए कि हमारी सरकार सीधा रक्षा के क्षेत्र में जो लाखों करोड़ बाहर जाते थे, उसमें एक मूल परिवर्तन किया है कि 26% से बढ़ाकर उसको 49% जो है एफडीआई उसमें लागू कर दिया। दूसरी ओर नहीं, पहले एफडीआई को लेकर पहले हल्ला काटा जाता था बीजेपी की तरफ से, अब उसी की हिमायत करने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? एफडीआई को लेकर पहले विरोध दर्ज कराने की कोशिश की गई थी। जब एफडीआई की बात यूपीए शासन के दौरान कही जा रही थी, तब तो विरोध किया जा रहा था कि नहीं, देश को बर्बाद करने पर तुली है। अब एफडीआई की बात आप लोग खुद ही कर रहे हैं। हेलो, मुझे सुन लीजिए, मैं रोड में एक रुक करके आपका ये प्रतिक्रिया मुझसे मांगा गया, जी, तो मैं दे रहा हूँ। एक सुन लीजिए, एफडीआई में कहा हम पीछे जा रहे हैं, वो सुन लीजिए पहले। जी, एफडीआई में हम रिटेल में पीछे जा रहे हैं। वी डोंट वांट एफडीआई इन रिटेल। नहीं, लेकिन नहीं कहा है कि रेलवे में भी ये कहा जा रहा था कि देशी विदेशी निवेश अगर होता है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, संचालन में विदेशी
विदेशियों का सहयोग नहीं लिया जाएगा, संचालन को लेकर कहा जा रहा था, लेकिन रास्ता तो धीरे धीरे वही पकड़ रहे हैं ना। मैं बहुत दूर में हूँ और एक बार सुन लीजिए मेरी बात जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट बिल्डिंग में अगर कोई एफडीआई में आ रहा है तो वी हैव टू इनकरेज इट। और जैसे आप देखिए डिफेंस में लाखों करोड़ हमारे पैसा सीधा विदेश में चले जाते हैं, उसमें अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें इनकरेज करना चाहिए। रिटेल में जहाँ कई करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है अभी, अगर उसमें एफडीआई आनंद जी यानी आप करो तो लीला, अगर वो करें तो कैरेक्टर ढीला। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और काफी दूर में है, वहाँ पर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर जो जवाब मांगा जा रहा है वो उनके पास भी है नहीं। यहाँ पर पुष्परंजन जी, जिस तरीके से देखा जाए ये बजट पेश किया गया, जब भी आता है तरह तरह की बातें होती है, विपक्षी पार्टियां यहाँ पर सवाल उठाती हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब यही हुआ था, हो हंगामा बहुत होता है। लेकिन जो बात वित्त मंत्री ने कही है, विकास दर की स्थिति क्या है वो भी आप देख रहे हैं कि 7 से 8 के बीच में करने की उन्होंने कोशिश की बात कही है। अरमान मतलब यहाँ पर दिखाए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 7 से 8% के बीच रखने का लक्ष्य है, उस पर जोर दिया है। कैसे संभव हो पाएगा इन हालातों में? मुश्किल रास्ता दिखाई दे रहा है? ये भावनात्मक बयान है एक तरह से, उतने लेवल पे नहीं ला सकते हैं। 2024 तक भी शायद ले आए तो बहुत बात है, क्योंकि इनका बैलेंस नहीं है किसी, ये जो बजट पेश किया गया है उसमें जो भरा हुआ पेट है, जैसे कि जो बहुत विकसित राज्य जिन्हें हम कहेंगे, वहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं ले जा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय खोलना हो या किसी कृषि अनुसंधान का केंद्र खोलना हो या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हो इनके, वो सारे प्रोजेक्ट दक्षिण भारत से लेके और दूसरे जो संपन्न राज्य हैं वहाँ ले जा रहे हैं। पूर्वोत्तर उपेक्षित है, बिहार जैसा प्रदेश उपेक्षित है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कोई संतुलन है इनके उस परियोजनाओं में। एक और इनके बयान में मैंने गौर किया कि पूर्वांचल की बात कर रहे थे, पूर्वांचल में भी हम एम्स लगाएंगे। पूर्वांचल शब्द वित्त मंत्री के मुंह से निकलना लगता है जैसे कि यूपी का बंटवारा फिर होने की तरफ बुंदेलखंड की तैयारी तो हो रही है ऑलरेडी ना, तो एक संकेत भी उससे माना जाए कि क्यों इसके पहले भी कोई ऐसी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। ये नहीं, सिर्फ बात करने भर से क्या आपको लगता है कि तस्वीर और तकदीर दोनों पूर्वांचल की बदलेगी? नहीं, उसे जमीन पे तो लाना होगा, कोई भी परियोजना है उसको तो जमीन पे लाना होगा जी। सिर्फ ये कह देना कि हम एम्स वहाँ लगा देंगे तो उससे गरीबी हट जाएगी या बीमारी उन क्षेत्रों में जो इंसेफेलाइटिस। जी पुष्परंजन जी, एक बात की जो कमी खलती है वो यही है, कोई भी समय सीमा नहीं बताता है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि जनता हमेशा यही इंतजार करती है कि आखिर कब तक, और वो निकल जाता है समय और चीजें धरातल पर उतरती नहीं है, अधूरे में ही छूट जाती हैं। तो लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से योजनाओं का गुणगान होता है, ऐलान किया जाए, इनके साथ कुछ समय भी निर्धारित कर दिया जाए। होना ही चाहिए किसी भी बजट में। जैसे ये बजट 2014-15 का बजट है, तो 15-16 के बजट में आप 1 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो आप 22 की बात क्यों करते हैं? 1 साल में आपको क्या करना है इसकी बात करनी चाहिए किसी भी सरकार को। तो ये नहीं कहते हैं बयान में, सीधा कहते हैं 5 साल में हम ये कर लेंगे जी, 2022 में ये कर लेंगे। तो कोई ये छलावा है बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी। आप 6 महीने सपने दिखाना आसान है, लेकिन सच करना उतना ही मुश्किल। और फिर ठीक रहा फोड़ना है पिछली सरकार पे, वो तो हमारे जिम्मे ये तमाम चीजें लगा के चले गए, कोलैप्स पूरा सिस्टम है, हम तो जी सुधारने में इतना समय ले रहे हैं। हाँ, तो अब यही दलील दी जाती है कि हम अभी सत्ता में आए हैं और स्थितियों को सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कुमार राकेश जी, आपको नहीं लग रहा कि ताल ठोक कर वादा मोदी जी कर रहे थे? जब भी वो रैलियों को संबोधित करने के लिए आते थे तो वो ये बात हमेशा दोहराते थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल का वक्त दिया, हमें आप 60 महीने का वक्त दीजिए। वो वक्त दे दिया आम जनता ने, तो अब 2022 की 2024 की बातें फिर बीच में आने का मतलब क्या है? 22-24 की बात जो आ रही है, प्लानिंग की बात आ रही है, बात तो 60 महीने में होगी जैसा मुझे लगता है। जो नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी इनकी सोच है, अभी जो इस बजट की बात कर रहे हैं हम लोग, इस बजट में पूरी तरह से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो कांग्रेस ने बनाया था 45 दिनों का बजट है। स्वाभाविक है, पिछला साल जो है उनके पास था, तो वहां से जो भी कमी घाटा पूर्ति हुई है उसका एक परिदृश्य है, एक तस्वीर। जी कुमार राकेश जी जवाब लेंगे, आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के नेता रमाकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं। रमाकांत तिवारी जी, ये जो बजट आपने पेश किया है वो कैसा बजट आपको लग रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो समझ नहीं पा रही हैं, क्या आप समझाएंगे?
प्रकार का क्रांतिकारी बजट है। देश की पूरी इकोनॉमी अभी तक तो कोमेटोस कंडीशन में थी, मोरिबंद थी। अब कोई पेशेंट अगर आईसीयू में इतने लंबे समय से पड़ा हो तो कुछ ड्रास्टिक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक कोमेटोस इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा रहा है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमी के किसी भी एस्पेक्ट को, लगभग सभी एस्पेक्ट को कवर किया है। इतने कंस्ट्रेंट्स के बावजूद इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना फार रीचिंग बजट जो उन्होंने बनाया है, इट्स ए कमेंडेबल परफॉर्मेंस। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चले बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहिए, लगातार आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। तो क्रांतिकारी कदम बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बजट पेश किया गया वो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा। यहां पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तब और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर बजट में प्रावधान भी किया गया है और कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आम बजट पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता जितेंद्र कोचर जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र जी, यहां पर बीजेपी कह रही है कि हमने तो क्रांतिकारी बजट पेश कर दिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जितेंद्र जी, चलिए शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन जो क्रांतिकारी कदम बताने की कोशिश की जा रही है, पुष्परंजन जी, बीजेपी की तरफ से जो दलील दी जा रही है इस बजट को लेकर, क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? चलिए यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र कोचर जी। जितेंद्र जी, हेलो जी, जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? ये बिल्कुल आ रही है जी। सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ने क्रांतिकारी बजट, आम बजट आज पेश कर दिया है, आपके जहन में क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए किस तरह का बजट है। अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हर चीज के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। रेल का किराया इन्होंने बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। रेल किराया तो आपकी सरकार के दौरान ही बढ़ाने की बात कही जा रही थी, वो तो चुनाव के मद्देनजर रोका गया था। डिसीजन मान रहे हैं, ये जो इनको ठीक लग रहा है ये वो कर रहे हैं। और ये पहले हर चीज, पेट्रोल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो जब आपकी सरकार थी तब भी उसके दाम निरंतर ही बढ़ रहे थे, कमी कहां छोड़ी थी आपने? इन्होंने जो लोगों को विश्वास दिलवाया था कि हम बजट, इस पे महंगाई पे काबू पाएंगे। इराक में युद्ध भी इन्होंने करवा दिए। नहीं, इराक दाम तो हम जब इस बात को कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम, हम तब ये शोर मचा दे, प्रदर्शन करते, मानते नहीं थे। अब कैसे हमारी भाषा सेम ये बोल रहे हैं? नहीं, जो बात हम इनको तब कह रहे थे, अब संकट की बात कही जा रही है जितेंद्र जी, अब संकट की बात कही जा रही है कि इराक में जो संकट है उसका असर है जिसके चलते कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर व्यवस्थाओं को सुधारने की बात तो कह रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस इस तरह की बात करती थी, खाड़ी में पहले भी इस तरह का युद्ध चलता रहता था, कांग्रेस ये बात कहती थी, तब ये निंदा करते थे, प्रदर्शन करते थे। अब इनको जब सत्ता में बैठते तो क्या इसी बात को लेकर आप लोग हैं निंदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी निंदा की थी, इस वजह से आप निंदा कर रहे हैं? इसलिए निंदा नहीं कर रहे कि लोगों को ये जिस तरह के उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, नहीं, कहा भी जा रहा है कि आप बदले की भावना से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदले की भावना तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। आप देख सकते हैं जिस तरह के ये केसेस कर रहे हैं, जिस तरह की बदले की भावना कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके ऊपर केसेस बना दिए, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जितेंद्र जी, चलिए ये मुद्दे तो हमको पता है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दीजिए आप बीजेपी को। आपको 60 साल मिले, इनको थोड़ा एक ही महीना हुआ है, थोड़ा वक्त तो दीजिए। जो आपने काम खराब करे उनको सुधारने में वक्त तो लगेगा ही। हमने कोई काम नहीं खराब की, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, जो अच्छे काम किए, उसके ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं। नहीं, आपकी सरकार ने जो बेहतर प्रयास किए थे उन प्रयासों को जारी रखने की बात भी कह रही सरकार। अगर हमने जो प्रयास किए थे, मनरेगा इन्हीं का दिया हो भाई। मैं कह तो रहा हूँ कि ईमानदारी से अगर ये प्रयास करेंगे तो हम इनके साथ हैं। जी जितेंद्र जी, अच्छा इस बजट में आपको कुछ तो बेहतर समझ में आया होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई, क्योंकि बजट का आज बजट दिया, हफ्ता पहले हर चीज के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कांग्रेस की नीतियों का ये बजट है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र कोचर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुमार राकेश जी, आपने सुना किस तरह से दलील देने की कोशिश की जा रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या विरोधी हैं इसलिए विरोध करना जरूरी है? नहीं, अभी जो बात लग रही थी जितेंद्र जी की, ऐसा उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात नहीं सुनी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया है कि कांग्रेस के नीतियों को ही आगे बढ़ाया है मोदी की सरकार ने। तो एक अपने आप में सारी बात सिमट के आती है। दूसरी बात है कि जो 45 दिन में जो वो कर सके उन्होंने किया है।
तीसरी बात, विरोध के लिए विरोध करना वो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेरा मानना है कि भाई समय देने की बात है और समय देना चाहिए। आगे अगला साल का जो बजट होगा वो मोदी का बजट होगा। ये एक कहा जाए कि एक्सटेंडेड बजट है यूपीए सरकार का एनडीए के लिए, और फिर उसमें चुनाव भी है अक्टूबर नवंबर में, तो उसको भी उन्होंने ध्यान में रख करके कसमकस के साथ उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से बजट आम जनता को लुभाए, जिससे हम जाएं तो कम से कम कहने के लिए कुछ ना बचे। और महंगाई और जो रेल भाड़े की जो वृद्धि है वो सबके सामने तो है ही, उसमें उन्होंने मजबूरी बता दी, वो भी कांग्रेस को ठिकरा फोड़ दिया। तो मतलब एक बहुत ही होशियारी से एक मोदी का जो कहें जादूनुमा बजट कहें, जो एक उन्होंने जो मदारी नुमा बजट है वो एक बजट है। चलिए, यहाँ पर वक्त की कमी है, प्रोग्राम को भी खत्म करना है, लेकिन जवाब एक लास्ट जो सवाल है वो मैं यहाँ पर पुष्प रंजन जी से लेना चाहूंगी। पुष्प रंजन जी, जो सवाल उठ रहे हैं, 1 महीना ही हुआ है मात्र सरकार को आए हुए, लेकिन इस तरीके के गंभीर सवाल जो उठ रहे हैं कि ये सपने दिखा दिए, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आपको लग नहीं रहा है कि सरकार को समय की जरूरत है? जब कांग्रेस को इतने साल मिले, यूपीए को इतने साल मिले हैं, आवाम ने प्यार लुटाया, इतना मौका दिया है, तो क्या बीजेपी को वक्त नहीं मिलना चाहिए? इतनी जल्दी तो हालातों में सुधार नहीं हो जाएगा, ये तो आप और हम अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल वक्त मिलना चाहिए इनको, लेकिन इन्होंने एक कार्यक्रम के तहत ही सारा प्रोग्राम रखा है। कांग्रेस का ही एक्सटेंडेड कार्यक्रम अगर है, जैसा राकेश जी बता रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद वाला यूपीए 2 का ही कार्यक्रम था, सारा सर्वे हो चुका था। फ्रेट कॉरिडोर की बात भी उन्हीं की थी जी। लगभग सारा कार्यक्रम अगर मान रहे हो, कुछ नई योजनाएं इन्होंने शुरू की है, जो ब्यूरोक्रेट बैठे ग्रामीण विकास को लेकर के, शहरी को लेकर नई योजनाएं शुरू की, उसी प्लानिंग को लेके ही चल रहे थे। नहीं, जो कुछ अच्छी बातें वो अपना तो लिया इन्होंने, नकारा तो नहीं है। समय के बगैर तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, समय तो चाहिए ही नहीं। लेकिन एक सबसे जो खतरनाक जो कि हो सकता है बीच में आए, वो ये था कि खुदरा का जो था रिटेल का, इस पे काफी दबाव था, लेकिन ये आते आते रुक गए। अभी एक आपके इंटरव्यू पार्टनर जिससे आप बात कर रही थी इससे पहले, बीजेपी के ही थे, वो उनकी जुबान पे ये बात आ चुकी थी कि खुदरा में भी हम लोग चाहते थे। तो ये दबाव है इन पर। अभी प्रधानमंत्री जाएंगे ब्रिक्स सम्मेलन में, जिसके लिए उन्होंने विरोध किया, काफी धरना प्रदर्शन किया कि नहीं होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, अब वक्त की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट आम जनता के सामने भी आ चुका है और इस बजट के माध्यम से आम जनता को लुभाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। हालांकि ये पहले ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो उम्मीद देश की जनता को है, उन उम्मीदों को पूरा करना अभी इतना आसान नहीं होगा, वक्त थोड़ा चाहिए और इंतजार कीजिए। ये बजट जो बना है इसे अंतरिम बजट के तौर पर लीजिए और आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए। हो सकता है आपके अच्छे दिन भी जरूर आए। और इसी के साथ सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो आम बजट में बातें कही गई हैं, इस पर अमल कब तक होगा? इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।